नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का धरणीधर एग्रो क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर एक छोटा सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है हमारे सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, जिसको हिंदी के अंदर हम कायिक संकरण के नाम से जानते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। सबसे पहले हम देखते हैं जो कायिक संकरण जो होता है उसका अर्थ क्या होता है, उसके बारे में हम देखते हैं, फिर हम इसकी जो भी थ्योरी है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो कायिक संकरण हम किसे कहेंगे, तो इसको ध्यान से समझिएगा। इसकी परिभाषा क्या होती है, तो हम दो प्रोटोप्लास्ट लेंगे, एक कोशिका का तो ये हो जाएगा हमारे प्रोटोप्लास्ट, जिसको हमने ए नाम दिया, ठीक है ना। एक प्रोटोप्लास्ट तो ये हो जाएगा और दूसरी कोशिका का ये हमारे प्रोटोप्लास्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये बी कोशिका हो जाएगा। इन दोनों को जब हम आपस में मिला देंगे और उसके बाद में जो भी हमारे पास में नई कोशिका बनेगी उस कोशिका को हम क्या नाम देंगे, सोमेटिक हाइब्रिड सेल नाम देंगे। उस कोशिका को हम क्या नाम देंगे, सोमेटिक हाइब्रिड सेल नाम देंगे, ठीक है ना। तो जो हमारे पास में ए कोशिका थी और ए कोशिका का जीव द्रव्य और बी कोशिका का जीव द्रव्य को जब हम आपस में जोड़ देते हैं और उसके बाद में जो संरचना बनकर आती है उस संरचना को हम क्या नाम देते हैं, सोमेटिक हाइब्रिड सेल नाम देते हैं। और इसी सेल से जो एक नया प्लांट विकसित होता है, इसी सेल से एक नया प्लांट विकसित हो जाता है। इस पूरी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, तो इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जानते हैं। इस पूरी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, या फिर हम कह सकते हैं कायिक संकरण के नाम से जानते हैं। तो इसकी सिंपल सी परिभाषा होगी, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें एक वैज्ञानिक आता है। उन वैज्ञानिकों के द्वारा सबसे पहले कायिक संकरण के बारे में बताया गया था और उन वैज्ञानिक का नाम क्या है, तो कार्लसन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कार्लसन हो जाएगा। इस वैज्ञानिकों पर आप 5 स्टार लगाना, ये परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बात करें सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन जो है वो सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने विकसित किया था, तो कार्लसन के द्वारा ये विकसित किया गया था। अगर पूछे आपसे किस पौधे पर विकसित किया गया था, तो ये याद रखना है, टोबैको यानी कि तंबाकू जो प्लांट होता है उसके ऊपर सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन हमारे कार्लसन वैज्ञानिक के द्वारा विकसित किया गया था, ये हमें याद रखनी है। नेक्स्ट हम इसकी परिभाषा की बात करें साथियों, तो इसकी परिभाषा क्या होती है, तो एक कोशिका का प्रोटोप्लास्ट, डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए। एक कोशिका का प्रोटोप्लास्ट दूसरी कोशिका का प्रोटोप्लास्ट का आपस में क्या होता है, संलयन होता है। संलयन से जो भी संरचना बनेगी उस संरचना को हम क्या नाम देंगे, सोमेटिक हाइब्रिड सेल नाम देंगे, नहीं यानी कि कायिक संकर कोशिका नाम देंगे। और उस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। उस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जानेंगे। तो ये इसकी परिभाषा होती है जो आपको याद रखनी है, परीक्षा के अंदर कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब हम ये पूरी अभी हमने प्रोसेस देखी कि एक जीव द्रव्य दूसरा जीव द्रव्य से आपस में मिल जाएगा तो उससे जो भी संरचना बनेगी उसे हमने क्या नाम दिया, सोमेटिक हाइब्रिड सेल नाम दिया। अब इसके हम चरण देखते हैं कि ये जो पूरी प्रोसेस होती है उस प्रोसेस के कितने स्टेप होते हैं। तो जनरली इसके पूरे जो प्रोसेस के स्टेप होते हैं वो कितने स्टेप होते हैं, 3 स्टेप होते हैं। कितने चरण होते हैं, 3 चरण होते हैं। कौन कौन सा, एक फर्स्ट जो चरण आता है उसका नाम होता है जीव द्रव्य का पृथक्करण। सेकंड जो चरण आता है उसका नाम हो जाएगा हमारे जीव द्रव्य का संलयन। और तीसरा जो आता है वो आता है हमारे हाइब्रिड जीव द्रव्य का चयन, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं कि संकर जीव द्रव्य का चयन। इंग्लिश की यदि हम बात करें तो इसे हम बोलेंगे जीव द्रव्य का चयन का, जीव द्रव्य का पृथक्करण का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। नंबर सेकंड हो जाएगा हमारे फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। थर्ड वन हो जाएगा हमारे सिलेक्शन ऑफ हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट। ये इसके इंग्लिश नाम हो जाएंगे जी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम सबसे पहले एक एक स्टेप को देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या होता है। तो ध्यान से देखिए स्टेप फर्स्ट को। स्टेप फर्स्ट का नाम क्या है हमारे पास में, आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, यानी कि जीव द्रव्य का पृथक्करण। तो जीव द्रव्य का जो पृथक्करण जो किया जाता है वो अलग अलग तरीके से हम कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास में अलग अलग विधियां होती है, जिसमें से जो हम जिस विधि का प्रयोग करके हम जीव द्रव्य को पृथक करेंगे कोशिका से, वो उस विधि का नाम क्या हो जाएगा, एंजाइमेटिक विधि। कौन सी विधि, एंजाइमेटिक विधि, या फिर हम कह सकते हैं एंजाइमी विधि के नाम से इसको हम जानते हैं। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से इसको हम पृथक कर सकते हैं। तो इस थ्योरी को समझने से पहले आप इधर समझिएगा, इस जगह पर जो ये जगह दे रखी है इसके अंदर हम समझते हैं कि किस प्रकार से हम एक कोशिका से हम प्रोटोप्लास्ट को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मान लेते हैं ये हमारे पास में क्या है, कोशिका है। ये क्या है, हमारे पास में कोशिका है। जब इस कोशिका के ऊपर क्या होता है, कोशिका भित्ति होती, क्या होती है, एक मान लेते हैं ये हमारे पास में कोशिका है और ये इस कोशिका के ऊपर क्या है, कोशिका भित्ति है, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारा सेल कोशिका हो जाएगी। इसके ऊपर ये क्या जो है, ये हो जाएगी हमारा सेल वॉल हो जाएगी।
कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा सेल वॉल हो जाएगा। अब इस कोशिका भित्ति को हम हटाने का, इस कोशिका भित्ति को हम क्या करेंगे, यहाँ से हटाएंगे। तो कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल को हम क्या करेंगे, हटाना। ये जो हमारे पास में सेल वॉल है इसको हम क्या करेंगे, हटाएंगे। और जैसे ही हम कोशिका भित्ति को हटा देंगे तो उसके बाद में जो संरचना हमको प्राप्त होगी ये वाली, इस संरचना को हम नाम देंगे प्रोटोप्लास्ट। क्या नाम देंगे इस संरचना को, हम प्रोटोप्लास्ट। इस संरचना को क्या कहते हैं, हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। अब ये जो प्रोटोप्लास्ट होता है इसके अंदर कौन कौन से भाग होते हैं, तो इसके अंदर एक तो हमारे केंद्रक पाया जाता है और एक होता है हमारे कोशिका द्रव्य। तो ध्यान रखिएगा, जो प्रोटोप्लास्ट जो होता है इसकी कितनी परिभाषाएं होती हैं, 2 परिभाषाएं होती है। एक परिभाषा तो हो जाएगी जब किसी भी कोशिका से कोशिका भित्ति को हम हटा देते हैं तो उससे बनी जो संरचना होती है वो क्या कहलाती है, प्रोटोप्लास्ट कहलाती है, यानी जीव द्रव्य कहलाती है। दूसरी इसकी परिभाषा हो जाएगी केंद्रक व कोशिका द्रव्य जो युक्त संरचना होती है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। अब यहाँ से जो हमने ये कोशिका भित्ति को हटाया है उसके लिए हम जिस विधि का प्रयोग करते हैं उस विधि को नाम हो जाएगा हमारे एंजाइमेटिक विधि। कौन सी विधि हो जाएगी, एंजाइमेटिक विधि। ये आपको याद रखना है। अब जो कोशिका हम काम में ले रहे हैं उसकी जो कोशिका भित्ति जो होती है वो अलग अलग घटकों से मिलकर बनी होती है। यानी जैसे उदाहरण के रूप में हम बात करें, यदि हम सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन के लिए अगर प्लांट की कोशिका काम में ले रहे हैं तो जो प्लांट की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन और सुबेरिन इनकी बनी होती है। इसी प्रकार हम बात करें जो शैवाल जो होते हैं उनकी जो कोशिका भित्ति जो होती है वो सेल्यूलोज हो गया, सेल्यूलोज के साथ में कैल्शियम कार्बोनेट और इन सभी से मिलकर बनी होती है। ठीक है ना। तो जिस पादप की हम कोशिका भित्ति यहाँ पर ले रहे हैं या फिर कोशिका ले रहे हैं उस पादप की जो कोशिका भित्ति जिससे मिलकर बनी होती है उसी का हम एंजाइम काम में लेते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में बात करें, हमने यहाँ पर काम में ली थी प्लांट सेल, काम में लिया था हमने। तो प्लांट सेल जो होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, लिग्निन, पेक्टिन इन सबसे मिलकर बनी होती है। तो ये जितने भी पदार्थ होते हैं सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, लिग्निन, इन सभी को गलाने के लिए हम एंजाइम काम में लेते हैं। तो सेल्यूलोज को गलाने के लिए हम जिस एंजाइम काम में लेंगे उस एंजाइम का नाम हो जाएगा हमारे सेल्यूलेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम हो जाएगा, सेल्यूलेज। इसी प्रकार से अगर पेक्टिन की बनी है कोशिका भित्ति तो पेक्टिन को गलाने के लिए कौन सा एंजाइम काम में लेंगे, हम पेक्टिनेज काम में लेंगे। तो इन एंजाइमों का प्रयोग करके हम कोशिका भित्ति को हटाकर क्या प्राप्त कर सकते हैं, प्रोटोप्लास्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो ये प्रोटोप्लास्ट हमें प्राप्त हो जाएगा। अब हमने ये हमारी कोशिका भित्ति थी, इस कोशिका भित्ति के ऊपर हम जैसे ही हमने ये एंजाइम डाले तो ये एंजाइम धीरे धीरे उसका विघटन करने लगे और हमें क्या प्राप्त हो गया, प्रोटोप्लास्ट प्राप्त हो गया। लेकिन जैसे ही हमें प्रोटोप्लास्ट प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन ये जो एंजाइम जो होते हैं ये जैसे प्रोटोप्लास्ट हमें प्राप्त होता है उस समय भी ये एक्टिवेट रहते हैं। तो अब हमें क्या करना है, ये जो एंजाइम जो होते हैं इनको हमें डीएक्टिवेट करना पड़ेगा, यानी कि इनको निष्क्रिय करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम इनको निष्क्रिय नहीं करेंगे तो ये आगे जाकर प्रोटोप्लास्ट को हो सकता है कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचा दें। तो प्रोटोप्लास्ट को नुकसान से बचाने के लिए ये जो एंजाइम होते हैं इनको डीएक्टिवेट करना आवश्यक होता है, इनको निष्क्रिय करना आवश्यक होता है। तो जैसे ही हम अपघटन के लिए इन एंजाइम को कोशिका भित्ति के ऊपर डालते हैं, जैसे ही हम इन एंजाइम को अपघटन के लिए कोशिका भित्ति के ऊपर डालते हैं उसी समय इन एंजाइमों के साथ साथ में और कुछ हम रासायनिक पदार्थ डालते हैं। तो क्या क्या डालते हैं, तो एक तो हम डालते हैं कैल्शियम क्लोराइड डालते हैं इन्हीं एंजाइम के साथ में, एक मिलाते हैं हम सोर्बिटोल मिलाते हैं और एक हम मिलाते हैं मैनिटोल। क्या मिलाते हैं, मैनिटोल। ये क्या करते हैं, जो तीनों जो रासायनिक पदार्थ होते हैं ये क्या करते हैं, ये एंजाइम जैसे ही अपना काम करते हैं, यानी कि इन्होंने अपना काम कर दिया, कोशिका भित्ति जो होती है उसको उसको गला दिया, उसका अपघटन करके हमें प्रोटोप्लास्ट दे दिया। तो उसके बाद में ये जितने भी पदार्थ होते हैं कैल्शियम क्लोराइड, सोर्बिटोल और मैनिटोल, ये सब के सब क्या करते हैं, ये जो एंजाइम होते हैं इनको डीएक्टिवेट कर दे, यानी कि इनकी सक्रियता जो होती है उसको कम कर देते हैं, यानी कि उनको निष्क्रिय कर देते हैं। अब ये निष्क्रिय हो जाते हैं तो उसके लिए जो पीएच मान रखा जाता है वो कितना रखा जाता है, 4.7 से लेकर 6 पीएच मान इसका रखा जाता है। और टेम्परेचर, ये पूरी प्रोसेस के लिए जो टेम्परेचर आवश्यक होता है वो कितना होता है, लगभग रूम टेम्परेचर आवश्यक होता है। तो रूम का जो तापमान होता है वो होता है हमारे 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, ये पूरी प्रोसेस हमको याद रखनी है। उसके बाद में ये जो पूरी प्रोसेस होती है, यानी कि कोशिका भित्ति का अपघटन होगा, अपघटन से क्या प्राप्त होगा, हमको प्रोटोप्लास्ट प्राप्त होगा। इस पूरी प्रोसेस को कंप्लीट होने में या फिर अपघटन होने में जो पूरा समय लगता है वो कितना समय लगता है, लगभग 16 से 18 घंटे लगते हैं। कितने
समय लगता है, लगभग 16 से 18 घंटा समय लगता है, ये हमें याद रखना है। और जैसे ही ये 16 से 18 घंटा कंप्लीट होता है, हमें क्या प्राप्त हो जाता है, हमारा जो प्रोटोप्लास्ट चाहिए होता है फ्यूजन के लिए, वो हमें प्राप्त हो जाता है। तो इसी के साथ में हमारा जो पहला जो स्टेप होता है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। कौन सा? जीव द्रव्य का पृथक्करण, जिसको हम आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। विधि कौन सी काम में लेते हैं? तो एंजाइमेटिक विधि काम में लेते हैं। और कौन से एंजाइम काम में लेते हैं? तो जो कोशिका भित्ति जिस पदार्थ से मिलकर बनी होगी उसी का हम यहाँ पर एंजाइम काम में लेते हैं। इन एंजाइम को सक्रियता को कम करने के लिए हम बाहर से कुछ केमिकल मिलाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा, सॉर्बिटॉल और मोइनेटॉल हो जाएगा। पीएच मान कितना रखते हैं? तो पीएच मान 4.7 से 6 रखते हैं। और पूरी प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए रूम टेम्परेचर पर इनको लगभग 16 से 18 घंटे तक रखा जाता है। उस कंडीशन में हमारा जो फर्स्ट जो स्टेप होता है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे जो स्टेप आता है उसका नाम आता है हमारे जीव द्रव्य का संलयन, जिसको हम बोलते हैं फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। तो ये जो फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट जो होता है उसके 3 मेथड होते हैं। कौन कौन से? पीईजी मेथड एक होता है, इलेक्ट्रोपोरेशन दूसरा होता है, उच्च पीएच मान व उच्च कैल्शियम आयन। ठीक है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे जो होता है वो होता है पीईजी मेथड होता है। पीईजी का पूरा नाम होता है पॉलीइथाइल ग्लाइकोल होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है ना। तो अब हम मेथड के बारे में चर्चा करते हैं। आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम मेथड के बारे में चर्चा करते हैं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और यदि आप भी चैनल पर नए हैं तो इसे अपने साथियों के साथ में अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि यह टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है ना। अब हम देखते हैं सेकंड स्टेप के बारे में चर्चा करते हैं। सेकंड स्टेप की यदि हम बात करें तो सेकंड स्टेप का नाम क्या हो जाएगा साथियों? तो सेकंड स्टेप का इसके अंदर नाम हो जाएगा हमारे फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। क्या नाम हो जाएगा सेकंड स्टेप का? सेकंड स्टेप का नाम हो जाएगा जीव द्रव्य का संलयन। जीव द्रव्य का संलयन। ठीक है ना। क्या हो जाएगा? जीव द्रव्य का संलयन। तो इसके 3 मेथड होते हैं, जिसमें हम सबसे पहले जिस मेथड का काम में लेंगे उस मेथड का नाम हो जाएगा हमारे पीईजी। ठीक है। इसका पूरा नाम क्या होता है? तो इसका पूरा नाम होता है साथियों पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल। क्या होता है? पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल, ये इसका पूरा नाम होता है। ये याद रखना, ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि पीजी का पूरा नाम क्या होता है? तो पॉली इथाइल ग्लाइकोल। और इसी का दूसरा नाम होता है फ्यूसाजन। क्या होता है? फ्यूसाजन इसका नाम होता है। ठीक है ना। ये याद रखिएगा। पीजी का भी दूसरा नाम क्या होता है? तो पीजी का दूसरा नाम होता है फ्यूसाजन के नाम से इसको जाना जाता है। अब पूरी प्रोसेस को देखते हैं कि इसके अंदर क्या किया जाता है। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर जो हमें जो जीव द्रव्य प्राप्त हुआ था उसके लिए हमें 2 जीव द्रव्य लेंगे। ये हमने 2 जीव द्रव्य ले लिए, ए जीव द्रव्य प्लस बी जीव द्रव्य। ठीक है ना। दोनों जीव द्रव्य ले लिया। और हम क्या करेंगे, ये जो पीईजी का जो सॉल्यूशन होता है ये मार्केट में बना बनाया मिलता है, ये सॉल्यूशन हमको इनके अंदर ऐड करना है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए हम क्या पीईजी की इसमें जो सांद्रता लेंगे वो लेंगे 30 से 50%। कितनी सांद्रता लेंगे? 30 से 50% इसकी सांद्रता लेंगे। पीईजी की हमने सांद्रता ले ली। ठीक है। सांद्रता लेने के बाद में हम क्या करेंगे, इसको 30 मिनट तक ऐसे रख देंगे। इसको हम 30 मिनट तक इसको ऐसे ही रख देंगे ताकि इसके अंदर डिवीजन हो, या फिर ये पीजी जो होता है इन दोनों जीव द्रव्यों को आपस में जोड़ने का काम करेगा। जैसे ही हम 30 मिनट तक रखेंगे इनको, तो जो फ्यूजन जो होगा वो क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। यानी कि जो संलयन की जो प्रोसेस होगी वो क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। अब हमारे पास में फ्यूजन चालू हो गया। अब फ्यूजन चालू होने के बाद में हम क्या करेंगे, जो फ्यूजन चालू हुआ है उसको हम एक मीडिया के अंदर रखेंगे, और उस मीडिया का नाम हो जाएगा वॉशिंग मीडिया। उसको हम किसके अंदर रखेंगे, वॉशिंग मीडियम के अंदर रखेंगे। ठीक है। वॉशिंग मीडियम के अंदर रखेंगे, और इस मीडियम का जो पीएच मान जो होगा वो याद रखना, ये जो वॉशिंग मीडिया होगा इसका पीएच मान कितना होता है, तो ये याद रखिएगा इसका पीएच मान होगा 9 से 10। और बात करें इसके अंदर एक तत्व हम काम में लेंगे, और उस तत्व का नाम हो जाएगा कैल्शियम +2। कौन सा तत्व हो जाएगा, कैल्शियम +2। ये आपको ध्यान रखना, ये किसके अंदर होंगे, ऑलरेडी ये वॉशिंग मीडिया के अंदर मिले हुए होंगे। अब जैसे ही ये कंडीशन हम जो फ्यूजन जो चालू हो गया था उसको उपलब्ध करवाएंगे, तो जो फ्यूजन इनकम्प्लीट रह रहा था, यानी कि जो बाकी जो बच गया था, जो फ्यूजन जिसका नहीं हुआ था उसका भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर फ्यूजन हो जाएगा। उसका भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा। और फ्यूजन होने के बाद में हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर सोमेटिक हाइब्रिड सेल यहाँ पर हमको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये इसकी पूरी प्रोसेस होती है जो आपको याद रखनी है। कौन सा मेथड हो जाएगा, ये हो जाएगा पीजी यानी कि पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल, जिसको हम फ्यूसाजन के नाम से भी जानते हैं। करना क्या है, 2 प्रोटोप्लास्ट लेना है, और मार्केट में पीजी का जो सॉल्यूशन होता है वो बना बनाया मिलता है। उसका हमें सांद्रता लेनी है 30 से 50% वाला,
वो हम दोनों प्रोटोप्लास्ट के अंदर डाल देंगे और डालने के बाद में 30 मिनट तक उसको रखेंगे। तो रखने के बाद में हम देखेंगे जो फ्यूजन जो होता है वो चालू हो जाता है, और ये जैसे ही फ्यूजन चालू होता है उसके बाद में उसको हम एक मीडियम के अंदर डालते हैं, और उस मीडियम का नाम होता है वॉशिंग मीडियम। उसके अंदर पीएच मान जो होता है उसका 9 से 10 होता है, और तत्व जो उसके अंदर ऑलरेडी मिला हुआ होता है उसका नाम होता है कैल्शियम आयन होता है, ठीक है। और जैसे ही हम ये कंडीशन उपलब्ध करवाते हैं तो फ्यूजन जो बाकी रह गया था वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है, और उसके बाद में हमें क्या प्राप्त हो जाता है, सोमेटिक हाइब्रिड सेल प्राप्त हो जाता है। तो ये पहला हमारा स्टेप यहाँ पर कंप्लीट होता है, जो फर्स्ट जो मेथड था वो यहाँ हमारे कंप्लीट होता है। नंबर सेकंड मेथड की यदि हम यहाँ पर बात करें तो नंबर सेकंड मेथड जो होता है उसका नाम आपको याद रखना है यहाँ पर इलेक्ट्रो फ्यूजन। नंबर सेकंड जो मेथड आता है उसका नाम क्या होता है, इलेक्ट्रो फ्यूजन। इलेक्ट्रो फ्यूजन में क्या किया जाता है, 2 स्टेप में ये कवर होता है। नंबर फर्स्ट इसके अंदर क्या किया जाता है, पहले तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम करेंगे फर्स्ट स्टेप के अंदर लो वोल्टेज। फर्स्ट तो हम क्या करेंगे, लो वोल्टेज का झटका देंगे लॉन्ग टाइम के लिए। पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास में जो दोनों जो प्रोटोप्लास्ट होते हैं, ये ए प्रोटोप्लास्ट था हमारे और ये एक था हमारे बी प्रोटोप्लास्ट। इन दोनों प्रोटोप्लास्ट को हम समान समय पर एक समय पर क्या करेंगे, लो वोल्टेज का झटका देंगे दीर्घ समय के लिए। उसके बाद में वापस क्या करेंगे, इन दोनों प्रोटोप्लास्ट में क्या करेंगे, हाई वोल्टेज का विद्युत झटका देंगे कम टाइम के लिए, लेस टाइम के लिए, ठीक है ना। कम समय के लिए हम इनको झटका देंगे उच्च विद्युत का कम समय के लिए। जैसे इनको झटका देंगे तो अभी किसका निर्माण कर लेंगे, ये आपस में जुड़कर सोमेटिक हाइब्रिड सेल का निर्माण कर लेंगे। तो ये सेकंड मेथड होता है। सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है पीजी वाला, इसके ऊपर आप 5 स्टार लगाना, इसके ऊपर आप 5 स्टार लगाना। सेकंड जो हमारा स्टेज होता है उसके अंदर क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोफ्यूजन लिखकर मेथड काम में लेते हैं। इसमें क्या किया जाता है, विद्युत की सहायता से आपस में 2 जो प्रोटोप्लास्ट होते हैं उनको आपस में जोड़ा जाता है। विधि के अंदर बिल्कुल आसान सा है, 2 स्टेप में कंप्लीट होती हैं। दोनों प्रोटोप्लास्ट के अंदर सबसे पहले तो हम कम वोल्टेज वाला विद्युत का झटका देंगे दीर्घ समय के लिए, और फिर उसका उल्टा कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, दोनों प्रोटोप्लास्ट में उच्च विद्युत वाला झटका देंगे कम समय के लिए, और जैसे ही ये कंडीशन उपलब्ध होगी तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, और जुड़ने के बाद में किसका निर्माण हो जाएगा, सोमेटिक हाइब्रिड सेल का निर्माण हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और तीसरा जो हमारे मेथड आता है उस मेथड का नाम होता है हमारे उच्च कैल्शियम आयन व उच्च पीएच। ये वाली कंडीशन हम अप्लाई करते हैं तीसरे मेथड के अंदर। तो इसमें क्या करते हैं, उच्च कैल्शियम आयन वाला एक हम सॉल्यूशन लेते हैं, ये मार्केट में बना बनाया मिलता है। जैसे ही हम ये वाला सॉल्यूशन लेते हैं जिसके अंदर कैल्शियम की प्रधानता बहुत ही ज़्यादा होती है, और इस विलयन का जो पीएच मान होता है वो आपको याद रखना है। इस विलयन का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 10 होता है। तापमान कितना रखा जाता है इसके लिए, तो 37.5 रखा जाता है, यानी कि जो हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो रखा जाता है। और समय की बात करें तो इसके अंदर समय कितना लगता है, तो ये लगता है 30 मिनट। समय कितना लगता है, 30 मिनट। जब हम मार्केट में जो हमें बना बनाया मिला था कैल्शियम आयन वाला जो उच्च सॉल्यूशन था कैल्शियम आयन वाला, उस विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो 10 होता है। तापमान कितना रखते हैं, तो 37.5 रखते हैं, और समय कितना लगता है, 30 मिनट। जब इस सॉल्यूशन के अंदर हम दोनों प्रोटोप्लास्ट को डालते हैं और उसके लिए पीएच हम ये उपलब्ध करवाते हैं, रूम टेम्परेचर पर उनको रखते हैं और 30 मिनट तक उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। तो 30 मिनट बाद में हमें क्या प्राप्त हो जाता है, 30 मिनट बाद में हमें सोमेटिक हाइब्रिड सेल प्राप्त हो जाती है। 30 मिनट बाद में हमें क्या प्राप्त हो जाती है, सोमेटिक हाइब्रिड सेल प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से हमारे तीनों मेथड यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। कौन कौन से, पीजी मेथड, इलेक्ट्रोफ्यूजन, और एक होता है हमारे उच्च कैल्शियम आयन व उच्च पीएच मान, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। ये हमारे मेथड कंप्लीट होता है। अब हम तीसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा स्टेप हो जाएगा हमें ये जो हमें सोमेटिक हाइब्रिड सेल प्राप्त हुई थी, इसमें से हमें चयन करना है कि कौन सा, इसमें से कई सारी सेल ऐसी प्राप्त होगी कि उनमें से हमें वो कोशिका का चयन करना है जो हमें सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन के माध्यम से एक नया प्लांट प्राप्त हो जाए। तो इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब हम देखते हैं तीसरा स्टेप जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके अंदर आपको कुछ बातें, जानकारी याद रखनी है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो यदि हम बात करें यहाँ पर तीसरा मेथड या तीसरा स्टेप की बात करें, तो तीसरा स्टेप क्या हो जाएगा हमारे,
हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट का चयन। अब हम किस प्रकार से हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट का चयन करेंगे, तो उसके लिए करना क्या है, तो उसके लिए हमें कुछ कंडीशन देखनी पड़ेगी। जब यहाँ पर हमारे हाइब्रिड जो सेल प्राप्त हुई थी, जब हमें सोमेटिक हाइब्रिड सेल प्राप्त हुई थी, तो वो जो सोमेटिक हाइब्रिड जो सेल प्राप्त होती है वो हमें 3 तरह की प्राप्त हो सकती है। जो हमने अलग अलग विधियाँ देखी थी, उस विधि के अंदर हमने जो उस विधि के अंदर जो हमने देखा था सोमेटिक हाइब्रिड सेल, ये जो सोमेटिक हाइब्रिड जो सेल होती हैं ये हमें 3 तरह से प्राप्त हो सकती है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये सोमेटिक हाइब्रिड सेल जो होती है इसके अंदर 3 अलग अलग कंडीशन हो सकती है। नंबर फर्स्ट कंडीशन कौन सी होगी? नंबर फर्स्ट कंडीशन होगी अनफ्यूज्ड सोमेटिक सेल। एक तो कंडीशन हमें ये प्राप्त हो सकती है अनफ्यूज्ड सोमेटिक सेल, जिसके अंदर बिल्कुल ही फ्यूजन नहीं हुआ है, ठीक है। दूसरी कंडीशन हो सकती है हमें यहाँ पर होमोजाइगस सोमेटिक सेल, ठीक है। और तीसरी जो कंडीशन होगी वो हमें प्राप्त हो सकती है हेटेरोजाइगस सोमेटिक सेल। अब इनकी क्या कहानी है वो ध्यान से सुनिएगा। जब हमने तीनों मेथड के बारे में अलग अलग पढ़ा था, पीजी मेथड के बारे में, इलेक्ट्रोफ्यूजन के बारे में और उच्च कैल्शियम व उच्च पीएच मान के बारे में पढ़ा था, उन तीनों मेथड से हमें जो सोमेटिक हाइब्रिड सेल प्राप्त होती है वो ये 3 तरह की सोमेटिक हाइब्रिड सेल प्राप्त हो सकती है। कौन कौन सी? अनफ्यूज्ड सोमेटिक हाइब्रिड सेल, होमोजाइगस सोमेटिक हाइब्रिड सेल, और एक प्राप्त होगी हमको हेटेरोजाइगस सोमेटिक हाइब्रिड सेल। होता क्या है, पहली कंडीशन के अंदर तो क्या होगा कि जो प्रोटोप्लास्ट ए और बी था उनमें आपस में फ्यूजन नहीं होगा, इसमें आपस में फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन हमें प्राप्त होती है तो उससे तो हम बोलेंगे अनफ्यूज्ड सोमेटिक हाइब्रिड सेल के नाम से जानेंगे। नंबर सेकंड जो कंडीशन होगी होमोजाइगस सोमेटिक हाइब्रिड सेल, यानी कि हमारे पास में 2 अलग अलग प्रोटोप्लास्ट थे, ए प्रोटोप्लास्ट और एक था हमारे पास में बी प्रोटोप्लास्ट, ठीक है ना। अगर ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो बी प्रोटोप्लास्ट था उसका फ्यूजन आपस में ही किससे हो जाए, बी प्रोटोप्लास्ट वाली दूसरी कोशिका से हो जाए, या फिर ये वाली कंडीशन हो सकती है जो ए वाला जो प्रोटोप्लास्ट था इसका फ्यूजन दूसरा जो समान रूपी जो कोशिका थी जिसका प्रोटोप्लास्ट ए के समान गुणों वाला था उसका जब आपस में फ्यूजन हो जाता है तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं होमोजाइगस सोमेटिक हाइब्रिड सेल। तो होमोजाइगस सोमेटिक हाइब्रिड सेल के अंदर क्या होता है कि जो ए प्रोटोप्लास्ट होता है उसका फ्यूजन आपस में ही उसी से हो जाए तो उसे हम बोलते हैं होमोजाइगस सोमेटिक हाइब्रिड सेल के नाम से जानते हैं। और हेटेरोजाइगस सोमेटिक हाइब्रिड सेल के अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर जो हमारा ए प्रोटोप्लास्ट था उसका जो ए प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन किसके साथ में होता है, बी प्रोटोप्लास्ट के साथ में होता है। तब जो सेल बनकर आती है उस सेल को हम बोलते हैं क्या, हेटेरोजाइगस सोमेटिक हाइब्रिड सेल। और हमें हमारे सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन के लिए जो कोशिका चाहिए होती है वो हमारे तीसरे नंबर वाली होती है, ये आपको याद रखना, ठीक है ना। तो तीनों विधि के दौरान जो हमें सोमेटिक हाइब्रिड सेल जो प्राप्त होती है वो 3 तरह की हो सकती है, अनफ्यूज्ड सोमेटिक हाइब्रिड सेल, होमोजाइगस सोमेटिक हाइब्रिड सेल और हेटेरोजाइगस सोमेटिक हाइब्रिड सेल। और हमें जो काम की जो जरूरत होती है वो कौन सी हो जाएगी, थर्ड वाली। तो हमें किसकी जरूरत है, हमें इसी की जरूरत है, हमें किसकी जरूरत है, हमें हेटेरोजाइगस सोमेटिक हाइब्रिड सेल की जरूरत है। तो ये आपको याद रखना है। अब हमें इन तीनों में से इसकी पहचान कैसे करेंगे, अल्टीमेटली हमारा जो तीसरा स्टेप है वो यही है कि हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट का चयन। तो हमारे पास में 3 हाइब्रिड सोमेटिक सेल हमको मिल गई है। अब इन तीनों में से हमें कौन सी चाहिए, हेटेरोजाइगस वाली चाहिए। तो अब हम इसकी पहचान कैसे करेंगे, तो इसकी पहचान के लिए क्या किया जाता है, ये याद रखिएगा, एक जीन का प्रयोग किया जाता है। पहचान के लिए हम एक जीन का प्रयोग करते हैं और उस जीन का नाम हो जाएगा मार्कर जीन। क्या नाम हो जाएगा, मार्कर जीन, या इसी को हम बोलते हैं रिपोर्टर जीन। जीन का नाम क्या हो जाएगा, मार्कर जीन, या फिर उस जीन का नाम हो जाएगा रिपोर्टर जीन, ठीक है ना। ये जीन कहाँ पर पाया जाता है, तो ये याद रखिएगा, ये जो जीन होता है ये ऑलरेडी कोशिका के अंदर मौजूद रहता है पहले से ही। ये जो जीन होता है ये पहले से ही सेल में उपस्थित होता है।
ये पहले से ही कोशिका के अंदर उपस्थित होता है। अब जैसे ही दो कोशिकाओं या फिर दो प्रोटोप्लास्ट का आपस में फ्यूजन होगा, और जैसे ही आपस में प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन होगा तो ये तीनों कोशिकाओं का निर्माण होगा, और तीनों कोशिकाओं में से जो मार्कर जीन जिस कोशिका के अंदर पाया गया था वो ऑटोमेटिक से अलग गुण दर्शाने लग जाएगा। यानी कि ये तीनों कोशिकाएं बनेगी, और इन तीनों में से जिस कोशिका के अंदर ये रिपोर्टर जीन पाया जाएगा उस कोशिका का जो कैरेक्टर होंगे यानी कि उनके जो गुणधर्म होंगे वो इन दोनों से अलग होंगे। तो ऑटोमेटिक हम स्वतः से पहचान कर सकते हैं। तो पहचान के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? मार्कर जीन या रिपोर्टर जीन। और ये जो जीन होते हैं वो पहले से ही कोशिका के अंदर मौजूद होते हैं। अब ये जिस कोशिका के अंदर पहले से ही मौजूद होंगे और उन कोशिका का आपस में जब फ्यूजन होगा तो उनका जो गुणधर्म होगा वो गुणधर्म दूसरी कोशिका से अलग होगा। दूसरी कोशिका से उनका गुणधर्म कैसा होगा? अलग अलग होगा। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। अगर ऐसी कंडीशन हमको दिखाई देती है तो वही हमारा क्या होगा? हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट होगा, और उसका हम चयन कर लेंगे और इसी का फिर हम आगे मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इससे नए नए प्लांट प्राप्त करेंगे। तो आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इसके कौन कौन से स्टेप होते हैं, कौन कौन से मेथड होते हैं, और लास्ट में हम हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट का चयन किस प्रकार से करते हैं। तो एक बार हम इसका तुरंत प्रभाव से रिवीजन कर लेते हैं। थर्ड स्टेप का नाम होता है हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट का चयन करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? जो भी हमारे पास में 3 मेथड थे उन 3 मेथड से हमें 3 प्रकार की सोमेटिक हाइब्रिड सेल प्राप्त हो सकती है। कौन कौन सी? अनफ्यूज्ड, सोमेटिक, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। और हमें जो चाहिए होती है वो कौन सी होती है? हेटेरोजाइगस होती है। अब इस हेटेरोजाइगस की हम पहचान कैसे करेंगे? तो उसके लिए एक जीन काम में लिया जाता है। उस जीन का नाम होता है मार्कर या रिपोर्टर जीन होता है। और ये जो जीन होता है पहले से ही कोशिका के अंदर मौजूद होता है, यानी कि जो हमने प्रोटोप्लास्ट ए व बी काम में लिया था उन कोशिकाओं के अंदर वो मौजूद होता है। जैसे ही वो जुड़ता है और जुड़ने के बाद में वो जीन भी इन्हीं के साथ में जुड़ता हुआ आगे चला जाता है, और जिन कोशिकाओं के अंदर ये जीन मौजूद होगा उन कोशिकाओं का गुणधर्म अन्य से अलग होंगे, और वो अलग जो गुणधर्म होगा वही हमारा क्या होगा? हेटेरोजाइगस सोमेटिक हाइब्रिड सेल होगी। इसी का उपयोग करेंगे और इसी के उपयोग से फिर हम सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन प्लांट को विकसित करेंगे। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ में आज का सेशन हमारे यही कंप्लीट होता है। और जाते जाते आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, ये जो भी यहाँ पर आपको पढ़ाया जा रहा है, जो भी आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, इस कंटेंट का जो PDF होगा वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको वो सीधा ड्राइव पे लेके जाएगा। ड्राइव पे आप उस PDF को आसानी से देख सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो, और उस PDF को आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में पढ़ सकते हो। इसी के साथ में हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी अन्य टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।